प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संगठन के सिद्धांत का व्यवस्थावादी उपागम जो कि चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया गया है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, व्यवस्थावादी उपागम चेस्टर बर्नार्ड। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि व्यवस्थावादी उपागम निम्न में से किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए अपलोड करता हूं, इसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है, उनका परम दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर जरूर करें। भाई, यही तो मेरी एनर्जी है। मैं विशेष प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने महाविद्यालय में 23-24 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए। वहाँ देखा है कि विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान के पाठ, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये ठीक तरीके से नहीं समझाए जा रहे थे। अनुसंधान प्रविधि, ये पेपर ठीक तरीके से नहीं समझाए जा रहे थे। तो मैंने लक्ष्य किया कि क्यों ना मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से संपूर्ण राजनीति विज्ञान को बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यह मेहनत मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ। मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए और मेरी एनर्जी आप है। मुझे मालूम तभी तो होगा जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो पता होगा कि मेरे विद्यार्थी मुझे समझ पा रहे हैं, अन्यथा मेरी मेहनत बेकार जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाए। मैं विशेष प्रयास, बेहतर से बेहतर प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि आपको राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता ना पड़े। ध्यान दें, मेरा मूल लक्ष्य केवल यही है कि मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को यदि मेरे YouTube चैनल का पता लग गया है तो उन्हें इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं हो। मेरा लक्ष्य ये है। औपचारिकता, दिखावा, वाहवाही लूटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे एक ही बात पसंद है, वो ये कि मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान को कितनी गहराई से समझा सकता हूं। अभी जो हमारा पेपर चल रहा है वह लोक प्रशासन का चल रहा है। और एक बात और बताऊंगा मैं, देखो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, जो ये सिलेबस में अपलोड कर रहा हूं, तो ये केवल RAS के लिए, UGC नेट के लिए नहीं, जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं। उनके सिलेबस में जो टॉपिक है उनकी तैयारी आप इजीली कीजिएगा। मैं सभी को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। फिर इसमें मुझे ग्रेड से लेना देना नहीं है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या UGC नेट है, या कॉलेज लेक्चर है, नहीं। मैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने रख दूंगा। फिर आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है आप उसे देखिएगा। यस, संगठन के सिद्धांत में आज हम चर्चा कर रहे हैं व्यवस्थावादी उपागम चेस्टर बर्नार्ड। तो सबसे पहले आपको पृष्ठभूमि के रूप में ये देखना है, क्या देखना है कि संगठन संबंधी उपागमों को, जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया, संगठन संबंधी उपागमों को कुछ विद्वानों ने 3 भागों में विभाजित किया है: शास्त्रीय उपागम, नवशास्त्रीय उपागम और आधुनिक उपागम। अब मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने शास्त्रीय उपागम ये ठीक से समझा दिया है। इसके ऊपर 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में देखिएगा क्रम से। फिर मैंने नवशास्त्रीय उपागम, इसके ऊपर भी 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। 2 ही उपागम है, इसके बारे में ये मैंने अपलोड कर दिए। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक उपागम की कर रहे हैं, मतलब शास्त्रीय उपागम, नवशास्त्रीय उपागम मैंने आपको समझा दिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक उपागम। अब आधुनिक उपागम में भी 3 उपागम आते हैं भाई, ध्यान देंगे, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। आधुनिक उपागम में 3 उपागम आते हैं। पहला है निर्णय निर्माण उपागम, जो कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है निर्णय निर्माण उपागम निम्न में किस विद्वान ने दिया है? हर्बर्ट साइमन ने दिया है, गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा है पारिस्थितिकीय उपागम, जो कि फ्रेड W. रिक्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो एग्जाम पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी उपागम निम्न में किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? यस।
और तीसरा है व्यवस्थावादी उपागम, जो कि चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया गया है। आज हम किसको ले रहे हैं? आज हम तीसरे नंबर वाले को ही ले रहे हैं, व्यवस्थावादी उपागम चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया गया। तो आज हमें व्यवस्थावादी उपागम को ही समझना है। क्लियर हो गई ये बात? तो तीन विद्वानों के नाम नोट कीजिएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ कि डेफिनेटली इन तीनों में से एक किसी न किसी रूप में परीक्षा में पूछा जाता है। रही बात स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों की, तो उनसे तो व्यवस्थावादी उपागम के ऊपर किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा यहाँ तक। फिर से दोहरा रहा हूँ, निर्णय निर्माण उपागम किसने दिया है? हर्बर्ट साइमन ने। किस में आएगा ये? आधुनिक उपागम में। पारिस्थितिकी उपागम किसने दिया है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने। किसने आएगा ये? आधुनिक उपागम में। व्यवस्थावादी उपागम किसने दिया? चेस्टर बर्नार्ड ने। किसमें आएगा ये? आधुनिक उपागम में। क्लियर? यस। अब हम व्यवस्थावादी उपागम को समझें तो इसकी मैं थोड़ा सामान्य पृष्ठभूमि तैयार करना चाहूँगा, जिससे कि मेरी प्राणी से प्यारे विद्यार्थी इसको ठीक से समझ जाएं। भाई, व्यवस्थावादी उपागम एक व्यापक उपागम है। क्यों? क्योंकि इसमें मूल जो शब्दावली है वो व्यवस्था है, सिस्टम, व्यवस्था। तो सबसे पहले तो यही देखें कि व्यवस्था शब्द का विकास कैसे हुआ, ये आया कहाँ से। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसका प्रयोग जीव विज्ञान में किया गया है, बर्ट लेनफी के द्वारा। किसके द्वारा? जैसा कि मैंने यहाँ आपके सामने नोट भी कर दिया है इसका विकास, कि सबसे पहले प्राकृतिक मतलब जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया बर्ट लेनफी के द्वारा। उसके बाद में भौतिक विज्ञान में इसका प्रयोग किया गया, फिर मनोविज्ञान में प्रयोग किया गया, फिर समाजशास्त्र में जैसा कि टालकोट पार्सन्स के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, समाजशास्त्र में प्रयोग किया गया, फिर राजशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, राजनीति विज्ञान में जैसा कि डेविड स्टर्न ने, आमंडेम पावेल ने व्यवस्था शब्द के आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझाने का प्रयास किया है। किसने? डेविड स्टर्न ने, आमंडेम पावेल ने। ठीक है, तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में जो व्यवस्था शब्दावली है इसका क्रम से विकास हुआ है, और उसके बाद में प्रशासनिक विश्लेषण में भी, प्रशासनिक तथ्यों को, घटनाओं को समझने के लिए भी व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। और इसका वास्तविक रूप में जो उपागम दिया है सबसे पहले वह किसने दिया है? चेस्टर बर्नार्ड ने। व्यवस्थित रूप में उपागम देने वाले कौन है? चेस्टर बर्नार्ड। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि व्यवस्था शब्द होता ही क्या है। अगर व्यवस्था शब्द समझ जाएंगे तो व्यवस्थावादी उपागम ही समझ जाएंगे। देखो, सिस्टम, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, यस, ये भी एक सिस्टम है, बॉडी सिस्टम, शरीर व्यवस्था है या नहीं है? अब ये शरीर व्यवस्था है तो इसके हाथ पैर अलग अलग काट कर रख दिए जाएं तो क्या हमारी जो व्यवस्था है ये प्रभावित होगी या नहीं? प्रभावित होगी। और सारे अंग उपांग स्वस्थ हैं, ठीक से कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब शरीर व्यवस्था स्वस्थ है और शरीर के द्वारा ठीक से कार्य किया जा सकता है। तो डेफिनेटली व्यवस्था किसको कहते हैं? अब आप देखिएगा, इसमें कान, हाथ, पैर, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो वास्तविक रूप में व्यवस्था किसे कहते हैं? अंतः संबंधित क्रियाओं का। फिर से बोल रहा हूं मैं, अंतः संबंधित। अब आपके सामने जो अंग उपांग है अलग अलग है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वास्तव में व्यवस्था किसे कहते हैं? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम किसे कहते हैं? अंतः संबंधित क्रियाओं का जो समग्र होता है। तो ये शरीर समग्र है, समुच्चय। अंतः संबंधित क्रियाओं का जो समग्र होता है वो व्यवस्था कहलाता है। क्या कह रहा हूं मैं? अंतः संबंधित क्रियाओं का जो समग्र होता है, अंतः संबंधित क्रियाओं का जो समुच्चय होता है वह ही व्यवस्था कहलाता है। तो वास्तविक रूप में चेस्टर बर्नार्ड का कहना है कि संगठन का अध्ययन भी एक व्यवस्था के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि संगठन के अंतर्गत, चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो, चाहे वह सरकारी संगठन हो या निजी संगठन हो, संगठन के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में पारस्परिक रूप में अंतर संबंधित रूप में क्रियाएं होती हैं। यदि अंतर संबंधित रूप में क्रियाएं नहीं होंगी तो उस संगठन में व्यवस्था नहीं हो सकती, वहाँ अव्यवस्था होगी। मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा एक विश्वविद्यालय है, एक महाविद्यालय है, तो कुछ विद्यार्थी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाते हैं और जैसे मुख्य द्वार पर जाते हैं और उससे जस्ट थोड़ा सा आगे वो जाते हैं
तो कुछ विद्यार्थी कह देते कि यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, कुछ कहते हैं यहाँ तो बड़ी व्यवस्था है। क्यों कह रहे हैं? जहाँ अंतर संबंधित क्रियाएं हो रही हैं, जहाँ पर सभी कर्मचारियों को अपने कार्यों का ज्ञान है, वहाँ व्यवस्था है। और जहाँ पर अंतर संबंधित क्रियाएं नहीं हो रही हैं, जहाँ कर्मचारियों को अपने कार्य का ठीक से ज्ञान नहीं है, सभी कर्मचारी एक दूसरे की क्रियाओं से ठीक से परिचित नहीं है, तो वास्तविक रूप में वहाँ पर अव्यवस्था होगी। इसलिए एक विद्यार्थी कहता है कि इस महाविद्यालय में व्यवस्था है, दूसरा कह रहा है कि इस महाविद्यालय में अव्यवस्था है। मतलब जहाँ अंतर संबंधित क्रियाएं हो रही हैं वहाँ व्यवस्था है, और जहाँ अंतर संबंधित क्रियाएं नहीं हो रही हैं वहाँ पर अव्यवस्था है। कैसे? मान लीजिएगा एक विद्यार्थी महाविद्यालय में गया, महाविद्यालय में जाते ही सहायक कर्मचारी से पूछता है कि बीएससी पार्ट सेकंड की क्लास कौन से रूम में है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम। आगे जाता है, एक लेक्चरर मिलता है, लेक्चरर से पूछा जाता है कि बीएससी पार्ट सेकंड की क्लास कौन से रूम में लग रही है, बोला मुझे भी नहीं मालूम। प्राचार्य के पास जाता है, प्राचार्य महोदय जी को भी टाइम टेबल का नहीं मालूम। तो इसका मतलब क्या है? अंतर संबंधित क्रियाएं नहीं हो रही है, तो यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और यदि अंतर संबंधित क्रियाएं हो रही हैं, जैसे विद्यार्थी आता है, सहायक कर्मचारी से पूछता है, तुरंत बोल देता है कि रूम नंबर 36 के अंतर्गत जाइए, वहां पर आपकी क्लास लग रही है। यस, यही सिस्टम है, यही व्यवस्था है। तो अंतर संबंधित क्रियाओं का जो समग्र होता है वही व्यवस्था है। तो जैसे ये शरीर व्यवस्था है, तो इसमें सारे अंग उपांग एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अगर हाथ को शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या हाथ का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। और क्या शरीर व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? शरीर व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जितने भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को प्रभावित करती है, आंतरिक रूप में भी और बाहरी रूप में भी। बाहरी रूप में भी एक संगठन वातावरण से प्रभावित होता है, और आंतरिक रूप में भी सभी जो कर्मचारी हैं वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे की क्रिया को प्रभावित करते हैं। ये प्रभावित करना ही एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था के अंतर्गत सभी अंग, सभी भाग एक दूसरे को प्रभावित करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा हम लोग प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं, तो चूंकि कार्यपालिका विशेषकर लोक प्रशासन में आता है, तो कार्यपालिका की हम बात करें तो मान लीजिएगा आज बीजेपी की सरकार है, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या वास्तविक रूप में पूरी जो व्यवस्था है प्रभावित नहीं होगी? प्रभावित होगी। या मान लीजिएगा द्विदलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था आ जाए, या बहुदलीय व्यवस्था है भारत में आज, बहुदलीय व्यवस्था के स्थान पर द्विदलीय व्यवस्था आ जाए, तो क्या पूरी राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? पूरी राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होगी। और जब राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होगी तो क्या प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित होकर ही रहेगी। इसलिए अंतर संबंधित क्रियाओं का जो समग्र या समुच्चय होता है उसे ही व्यवस्था कहा जाता है। इस रूप में इसका अध्ययन करना है। चलिए अब हम समझते हैं व्यवस्थावादी उपागम। इधर आइए, मैंने यहाँ लिखा है यह एक व्यापक उपागम है। मतलब व्यवस्थावादी उपागम एक व्यापक उपागम है। क्यों है व्यापक उपागम? क्योंकि इसके अंतर्गत संगठन की सभी क्रियाओं को सम्मिलित कर लिया जाता है, संगठन की सभी अंतर संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित कर लिया जाता है। फिर मैंने यहाँ लिखा है असल, मतलब मुख्य जोर व्यक्ति और कुल संगठन पर रहता है। मतलब इस व्यवस्थावादी उपागम का जो मुख्य जोर होता है वह व्यक्ति और कुल संगठन पर रहता है। मतलब वास्तविक रूप में संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों की जो अंतर संबंधित क्रियाएं हो रही हैं, उन अंतर संबंधित क्रियाओं पर इसका मुख्य जोर होता है कि वास्तविक रूप में संगठन के अंतर्गत सभी कर्मचारी की जो क्रियाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं आंतरिक रूप में, और बाहरी वातावरण से भी वह संगठन प्रभावित होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है व्यवस्था सिस्टम, व्यवस्था का निर्माण अंतर संबंधित तथा अंतर्निर्भर तत्वों से होता है। आप ध्यान दें, व्यवस्था का निर्माण अंतर संबंधित तथा अंतर्निर्भर तत्वों से होता है। जैसे शरीर व्यवस्था है, इसी को देखिए आप, तो इसी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। शरीर व्यवस्था में सभी अंग उपांग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी जो समग्र है वो समग्र ही तो शरीर व्यवस्था कहला है। इसी प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था होती है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भी जो संगठन होता है उस संगठन में अंतर संबंधित तथा अंतर्निर्भर तत्वों से उसका निर्माण होता है। मतलब जो सिस्टम होता है, जो व्यवस्था होता है, उसका निर्माण अंतर संबंधित तथा अंतर्निर्भर तत्वों से होता है। मतलब सभी तत्व एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे एक महाविद्यालय है, निजी महाविद्यालय है, या जो है हम ये कहेंगे सरकारी महाविद्यालय, तो सरकारी महाविद्यालय के अंतर्गत सारे जो कर्मचारी हैं, जैसे प्राचार्य से लेकर के सहायक कर्मचारी तक, सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है या नहीं, सभी की जो क्रियाएं वो अंतर संबंधित है या नहीं, सभी अंतर्निर्भर है या नहीं, एक दूसरे पर निर्भर है या नहीं। क्या प्राचार्य पूरी महाविद्यालय का कार्य कर लेगा, या एक सहायक कर्मचारी सारा कार्य कर लेगा, या एक लेक्चरर व्याख्याता प्रवक्ता सारा कार्य कर लेगा? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये सभी एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं। जो महाविद्यालय के कर्मचारी हैं अंतर्निर्भर हैं, अंतर संबंधित हैं,
अंतर्निर्भर है, अंतर संबंधित हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, तो उनकी जो क्रियाएं अंतर संबंधित हैं, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, महाविद्यालय व्यवस्था, कॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम, विश्वविद्यालय व्यवस्था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इसको कहेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये व्यवस्था के ऊपर बल दे रहे हैं। फिर मैंने लिखा है जो अंतः क्रिया, जैसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जो अंतः क्रिया करते समय एकात्मक पूर्ण बनता है। मतलब जब ये अंतः क्रिया करते हैं तो एकात्मक पूर्ण बनता है। जैसे शरीर है एकात्मक पूर्ण होगा, उसी प्रकार से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य सरकारी और निजी संगठन होते हैं, वो वास्तविक रूप में जब अंतः क्रिया करते हैं तो एक पूर्ण का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा जाता है, नोट कीजिएगा, इसलिए कहा जाता है कि व्यवस्था का सीधा सा अर्थ होता है अंतः संबंधित क्रियाओं का समुच्चय या समग्र। मतलब जहां अंतः संबंधित क्रियाएं होती हैं और उसका जो पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, समुच्चय होता है, समग्र होता है, वो व्यवस्था है। जैसे ये एक व्यवस्था है, शरीर व्यवस्था है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ जैसे परिवार व्यवस्था है, फैमिली सिस्टम है, धार्मिक व्यवस्था भी होती है, सामाजिक व्यवस्था भी होती है, आर्थिक व्यवस्था भी होती है। तो व्यवस्था का मतलब होता है अंतः संबंधित क्रियाओं का समग्र या समुच्चय। ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ एक उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूँ आपको कि मान लीजिएगा हम पानी में पत्थर फेंकते हैं, तो पानी में पत्थर फेंकते ही वहाँ पर वास्तविक रूप में जहाँ पत्थर डाला गया है वहीं क्रिया नहीं होगी, बल्कि पूरे पानी में एक प्रकार से हलचल हो जाएगी, एक प्रकार से लहरें इधर उधर होंगी, निश्चित रूप में लहरें उठेंगी। तो वास्तविक रूप में यहाँ अधिकांश क्रियाएं परस्पर संबंधित होती हैं। मतलब व्यवस्थावादी उपागम ये कहता है कि संगठन के अंतर्गत अधिकांश क्रियाएं परस्पर संबंधित होती हैं, चाहे कोई भी संगठन हो। जैसे निजी महाविद्यालय है, सरकारी महाविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय है, सरकारी विश्वविद्यालय या सरकार का कोई भी संगठन है, कोई भी सरकारी संगठन है, उसमें अधिकांश क्रियाएं परस्पर संबंधित होती हैं। क्रियाएं जब तक परस्पर संबंधित नहीं होंगी तब तक उसको संगठन की संज्ञा दी भी नहीं जा सकती है। ठीक है। जैसे मैंने पत्थर फेंकने के उदाहरण से दिया है कि आप पानी में पत्थर फेंकेंगे तो वहां पर जो है लहरें उठेंगी। इसी प्रकार से वास्तव में कोई भी संगठन हो उसमें अधिकांश क्रियाएं परस्पर संबंधित होती हैं। ये उपागम ये मान के चलता है कि चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो, सभी संगठनों में अधिकांश क्रियाएं परस्पर संबंधित होती। कोई भी संगठन हो, निजी संगठन है चाहे सरकारी संगठन है, चाहे कोई भी संगठन है, सभी में अधिकांश क्रियाएं परस्पर संबंधित होती है। आप किसी भी संगठन को उठा करके देख लीजिएगा, परिवार को देख लीजिएगा, परिवार में भी जो क्रियाएं होती है परस्पर संबंधित होती हैं या नहीं होती हैं। कोई भी समूह उठाकर देख लीजिएगा, कोई भी संगठन उठाकर देख लीजिएगा, वहां पर जो क्रियाएं होती है परस्पर क्या होती है, संबंधित होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था सिद्धांत किसी संगठन का विभिन्न भागों में अलग अलग अध्ययन करने के बजाय प्रबंधकों को, जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधकों को ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है कि वे संगठन को समूचे रूप में और बड़े तथा बाहरी वातावरण के भाग के रूप में देखें। मतलब यहाँ जो व्यवस्थावादी उपागम है, विशेषकर चेस्टर बर्नार्ड, वो ये कह रहे हैं कि व्यवस्था सिद्धांत किसी संगठन का, कोई भी संगठन है, निजी संगठन है, सरकारी संगठन है, किसी संगठन का विभिन्न भागों में अलग अलग, कोई भी संगठन उसका भागों में अलग अलग अध्ययन करने के बजाय प्रबंधकों को, जो मैनेजमेंट के सदस्य होते हैं, प्रबंधकों को ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है, देखने का नजरिया जो होता है उसको दृष्टिकोण कहते हैं, ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है कि वे संगठन को समूचे रूप में और बड़े तथा बाहरी वातावरण के भाग के रूप में देखें, मतलब समग्र रूप में उस संगठन का अध्ययन करें, उसको टुकड़ों में अलग अलग रूप में अध्ययन नहीं करें। इसके बाद मैंने यह लिखा विकास, अर्थात व्यवस्थावादी जो ये उपागम है, तो व्यवस्था शब्द का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले ये प्राकृतिक विज्ञान में आता है, उसके बाद भौतिक विज्ञान में आता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, जीव विज्ञान में बर्ट लेन्फी के द्वारा व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद भौतिक विज्ञान में आता है, फिर मनोविज्ञान में इसका प्रयोग होता है, समाजशास्त्र में होता है, समाजशास्त्र में टालकट पार्सन्स के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, फिर राजशास्त्र में आता है, डेविड ईस्टन, आमंडी पावेल के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, और उसके बाद में प्रशासनिक विश्लेषण भी तथ्य या घटना के विश्लेषण में प्रयोग करते रहे हैं। मतलब इसके बाद में वास्तविक रूप में प्रशासनिक विश्लेषक भी तथ्य या घटना के विश्लेषण में इसका उपयोग करते रहे, प्रयोग करते रहे, किसका, व्यवस्थावादी उपागम का। मतलब सिस्टम के रूप में, अंतः संबंधित क्रियाओं के रूप में, ये मैंने लिखा ना, अधिकांश क्रियाएं परस्पर संबंधित होती हैं, तो मतलब अंतः संबंधित क्रियाओं के रूप में अधिकांश जो प्रशासनिक विश्लेषक हैं, क्या, अधिकांश जो प्रशासनिक विश्लेषक हैं वो तथ्य या घटना का विश्लेषण करते हैं, किसके रूप में, व्यवस्था के रूप में। अगली बात, चेस्टर बर्नार्ड मूल रूप में व्यवहार
व्यवहारवादी थे या व्यवहारवादी माना जाता है इनको। मतलब मूल रूप में चेस्टर बर्नार्ड को व्यवहारवादी माना जाता है, परंतु साथ ही व्यवस्थावादी विचारक भी माना जाता है। ये दोनों बातें नोट करेंगे, साथ ही ये व्यवस्थावादी विचारक भी माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। फिर अगली बात है, बर्नार्ड एक केंद्रीय प्रश्न के कारण इसका विकास करता है। मतलब चेस्टर बर्नार्ड के सामने एक प्रश्न था और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यवस्थावादी उपागम का जो है विकास किया गया है। क्या था वो प्रश्न कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति या सहकारी व्यवस्था या व्यवहार संभव है। ध्यान दें, किन परिस्थितियों में व्यक्ति या सहकारी व्यवहार संभव है, वह संगठन को एक सहकारी व्यवस्था समझते हैं। ये इसका केंद्र बिंदु है। आप समझें, किन परिस्थितियों में व्यक्ति या सहकारी व्यवहार संभव है, वह संगठन को एक सहकारी व्यवस्था समझते हैं। मतलब इनका जो केंद्रीय प्रश्न था वो ये था कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति या सहकारी व्यवहार संभव है। मतलब व्यक्ति सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते हुए संगठन में कार्य करें, इनका ये मूल प्रश्न था। अर्थात संगठन को एक सहकारी व्यवस्था समझते थे। सहकारी व्यवस्था मतलब ये है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग किस रूप में करें, जिसका उत्तर आगे चलकर यहाँ मिलेगा आपको। सहयोग के तथ्यों का परीक्षण करते हुए सहयोग के कारणों की खोज की इन्होंने और फिर भौतिक तथा क्रियात्मक कारणों में करते हैं। मतलब वास्तविक रूप में इनका कहना यह है कि सहयोग करते क्यों हैं व्यक्ति संगठन में। सहयोग इसलिए करते हैं कि एक अकेला व्यक्ति सारा कार्य नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि महाविद्यालय प्राचार्य है, चाहे वो निजी महाविद्यालय है, सरकारी महाविद्यालय, तो प्राचार्य सारा काम कर लेगा? नहीं कर पाएगा। अब वास्तविक रूप में महाविद्यालय के कार्यों को पूरा करने के लिए अन्य सभी कर्मचारियों से सहयोग लेना ही पड़ेगा। तो यही बात है ये कि सहयोग के तथ्यों का परीक्षण करते हुए सहयोग के कारणों की इन्होंने खोज की कि सहयोग करते क्यों है। तो भौतिक तथा क्रियात्मक कारणों में ये खोज करते हैं कि वास्तविक रूप में भौतिक तथा क्रियात्मक कारणों से ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कैसे? जैसे अकेले लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। कोई भी संगठन क्यों ना हो तो उसमें एक अकेला व्यक्ति लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी शारीरिक सीमाएं होती हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी अपनी शारीरिक सीमाएं होती हैं। क्या एक प्राचार्य पूरे महाविद्यालय को संभाल सकता है, या एक सहायक कर्मचारी पूरे महाविद्यालय को संभाल सकता है, या एक व्याख्याता प्रवक्ता पूरे महाविद्यालय को संभाल सकता है? जी नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर वहाँ पर शारीरिक सीमाएं तो फिर सहयोगी कार्यवाही की ओर उन्हें ले जाती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की अपनी शारीरिक सीमाएं होती हैं और शारीरिक सीमाएं होने के कारण फिर वह सहयोगी कार्यवाही की ओर उन्हें ले जाती है। क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक सीमाएं सब कार्य वो नहीं कर सकता, तो वह उसको सहयोग की ओर ले जाती है कि किसी अन्य का सहयोग लेते हुए कार्य को किया जाए, लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, गंतव्य तक पहुंचा जाए। जैसे मैंने उदाहरण दिया यहाँ, जैसे एक पत्थर का उदाहरण लेते हैं। एक भारी पत्थर पड़ा हुआ है। मैंने प्रशासन की जब शुरुआत की थी तब भी ये उदाहरण आपको दिया था कि सड़क के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, सड़क के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है और भारी पत्थर है, तो उस पत्थर को एक अकेला व्यक्ति नहीं उठा सकता, तो अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेते उस पत्थर को उठाया जाता है, जिससे कि आवागमन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। तो जैसे एक पत्थर है, तो पत्थर को उठाने में वास्तविक रूप में दो सीमा है। भारी पत्थर है, पत्थर को उठाने में दो सीमा है। एक तो यह है कि व्यक्ति, पत्थर इतना भारी है कि व्यक्ति उसके सामने बहुत छोटा लगता है, तो ये सीमा तो शारीरिक होगी, शारीरिक सीमा होगी व्यक्ति की। मान लीजिएगा एक बहुत भारी भरकम पत्थर है, तो मैं उसको नहीं उठा सकता क्योंकि मैं उसके सामने बहुत छोटा हूँ, तो ये मेरी शारीरिक सीमा होगी। अब शारीरिक सीमा होगी तो मुझे अन्यों का सहयोग लेना चाहिए या नहीं? अन्यों का सहयोग लूँगा तभी तो पत्थर उठाया जाएगा। दूसरा क्या है? पत्थर बड़ा है, पत्थर बड़ा है, मतलब यहाँ तो व्यक्ति क्या हो गया? छोटा है, तो ये तो शारीरिक सीमा होगी। अब पत्थर बड़ा है, पत्थर बड़ा है तो पत्थर उठा नहीं जा सकता, इसलिए भौतिक सीमा होगी। ये क्या होगी? भौतिक सीमा होगी। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्यों का सहयोग लिया जाता है। अगली बात, बर्नार्ड के अनुसार सहयोगी व्यवस्थाएं
औपचारिक संगठनों को जन्म देती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो ये सहयोगी व्यवस्थाएं हैं, जो सहयोग किया जा रहा है, इस सहयोग के कारण औपचारिक संगठनों को जन्म मिलता है। और जो औपचारिक संगठन होते हैं, डेफिनेटली वो संगठन में जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, उनको प्रभावित अवश्य करते हैं, इसलिए इनमें अंतर संबंधित क्रियाएं होती हैं। अगली बात, चेस्टर बर्नार्ड कह रहे हैं क्या, संगठन का अर्थ बताते हुए, चूंकि यहाँ संगठन को जन्म दे दिया गया तो ये कह रहे हैं कि संगठन होता ही क्या है। तो बर्नार्ड कह रहे हैं कि संगठन जानबूझकर समन्वित की गई व्यक्तिगत गतिविधियों या शक्तियों का नाम है। अब ध्यान दें, बर्नार्ड संगठन की परिभाषा देते हुए क्या कह रहे हैं कि संगठन जानबूझकर समन्वित की गई व्यक्तिगत गतिविधियों या शक्तियों का नाम है, जानबूझकर। अब मान लीजिएगा एक पत्थर नहीं उठाया जा रहा है, तो उस पत्थर को उठाने के लिए अन्य व्यक्तियों का सहयोग लिया जा रहा है, तो वास्तव में यहाँ पर जानबूझ करके ये व्यक्तिगत गतिविधि या शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। अब अगली बात आती है, संगठन उस समय बनता है जब, चूंकि अब संगठन तक पहुंच गए हम, संगठन कब बनता है, जब परस्पर बातचीत करने में समर्थ लोग हों, मतलब उसमें आपस में वार्तालाप हो लोगों में। दूसरा, जो कार्य में सहयोग देने के इच्छुक हों, संगठन में वास्तविक रूप में सहयोग देने के इच्छुक लोग होने चाहिए, उसका विरोध करने वाले नहीं होने चाहिए। तीसरा, जिससे साझा उद्देश्य प्राप्त हो सके, जिससे कि उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, जैसे महाविद्यालय, सरकारी या निजी महाविद्यालय को उदाहरण ले सकते हैं और आप वहां लागू कर सकते हैं। तो एक महाविद्यालय के अंतर्गत वास्तविक रूप में संगठन, उसको हम कब कहेंगे, जब परस्पर बातचीत करने में समर्थ लोग हों। प्राचार्य, व्याख्याता, सहायक कर्मचारी सभी आपस में बातचीत करें, और जो कार्य में सहयोग देने के इच्छुक हों, सारे कर्मचारी कार्य में सहयोग दे प्राचार्य का। इसी के साथ में साझा उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। उद्देश्य क्या है, शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक से संचालित करना, तो उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। यस। अब इसके बाद में अगली बात मैंने नोट की, एक संगठन के तत्व होते हैं 3। बर्नार्ड कह रहे हैं कि एक संगठन के तत्व 3 होते हैं, संचार, तत्परता और साझा उद्देश्य। चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो, उसमें संचार व्यवस्था होती है, क्योंकि जो भी मान लीजिए प्राचार्य के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है तो वह सहायक कर्मचारी तक किसी न किसी रूप में पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद में कार्य में तत्परता होती है, और इन सभी का साझा उद्देश्य होता है कि शैक्षणिक क्रियाकलाप को ठीक तरीके से जो है संचालित करना है। ठीक है, मतलब शैक्षणिक गतिविधियां ठीक से होनी चाहिए। अगली बात, संगठन में सहयोगी प्रयास का अन्य तत्व है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आगे कम से कम पूछ लिया जाता है कि संगठन में सहयोगी प्रयास का एक अन्य तत्व है, मतलब संगठन में चूंकि एक अकेला व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता, तो सहयोग की आवश्यकता होती है। तो सहयोग की आवश्यकता होती है, तो सहयोग प्रयास का एक अन्य तत्व और होता है जो निर्णायक समझा जाता है। वो तत्व जो होता है वो निर्णायक तत्व समझा जाता है, जो कि एक संगठन में सहयोगी तत्व होता है। और वह सहयोगी तत्व कौन होता है, सत्ता, अथॉरिटी, सत्ता। अब सत्ता का अर्थ बताते हुए बर्नार्ड कह रहे हैं, चेस्टर बर्नार्ड कह रहे हैं कि यह एक औपचारिक संगठन में संचार का वह गुण है जिसके कारण वह संगठन के सदस्यों द्वारा मान्य होता है। ये चेस्टर बर्नार्ड सत्ता का अभिप्राय बता रहे इस संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद में निष्कर्ष निकाल लेते हैं हम इसका। अब यहाँ तक हमने जो समझा है उसमें एक ही बात उभर कर सामने आई है कि वास्तविक रूप में जो प्रशासनिक विश्लेषक हैं वो किसी भी घटना या तथ्य का जो अध्ययन करते हैं वो व्यवस्थावादी उपागम के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, व्यवस्थावादी उपागम के आधार पर करते हैं। और व्यवस्थावादी उपागम में ये देखा जाता है कि संगठन के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हुए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अगर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संगठन में ठीक से कार्य नहीं होगा। और यदि अंतः संबंधित क्रियाएँ हो रही हैं, अंतः संबंधित क्रियाएँ हो रही हैं, तो डेफिनेटली उस संगठन के अंतर्गत ठीक से कार्य होगा। और हम ये कह सकते हैं कि संगठन में व्यवस्था है, अन्यथा हम ये कहेंगे कि उस संगठन में अव्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है। भाई अंतः संबंधित क्रियाओं का जो समग्र समुच्चय होता है उसे ही सिस्टम या व्यवस्था कहा जाता है। निष्कर्ष क्या निकालेंगे, चेस्टर बर्नार्ड की मान्यता है कि प्रत्येक संगठन, अब ध्यान दें, इसको नोट करेंगे अब आप, निष्कर्ष सार सभी बातों का। चेस्टर बर्नार्ड की मान्यता है कि प्रत्येक संगठन का मतलब चाहे सरकारी संगठन हो, निजी संगठन हो, जैसे सरकारी महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में आप। सरकार का कोई भी संगठन, कोई भी निजी संगठन ले सकते हैं, कोई भी निजी कंपनी ले सकते हैं आप। तो प्रत्येक संगठन मूलतः
एक सहयोगी व्यवस्था है। यस, मतलब चेस्टर बर्नार्ड का व्यवस्थावादी उपागम के आधार पर यह कहना है कि प्रत्येक संगठन, चाहे कोई भी संगठन हो, निजी संगठन हो, सरकारी संगठन हो, मूलतः एक सहयोगी व्यवस्था है। मतलब संगठन वास्तव में एक सहयोगी व्यवस्था है, क्योंकि जब तक उसमें अंत संबंधित क्रिया नहीं होगी तब तक उसको व्यवस्था कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी संगठन क्यों ना हो, मूलतः एक सहयोगी व्यवस्था है। कोई भी संगठन क्यों ना हो, निजी हो, सरकारी संगठन हो, वह मूलतः एक सहयोगी व्यवस्था है। उसमें वास्तविक रूप में बिना सहयोग के कार्य किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति संगठन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, तो अन्य व्यक्तियों का सहयोग लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। सीमाएं क्या होती है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया है, शारीरिक सीमा और भौतिक सीमा होती है, डेफिनेटली होती है। तो इसलिए अकेला उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, तो अन्यों का सहयोग लेना होगा, अन्यों का सहयोग लेना होगा। तो इसलिए संगठन एक सहयोगी व्यवस्था है। आगे मैंने लिखा है, संगठनात्मक प्रक्रिया का यही वह क्षेत्र है जिसमें कार्यपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चूंकि वास्तविक रूप में कानूनों की क्रियान्विति किसके द्वारा की जाती है, कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। और कार्यपालिका को 2 भागों में बांट दिया जाता है, राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें मंत्रिमंडल आता है, और स्थायी सरकारी कर्मचारी, जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो लोक सेवक होते हैं वो आते हैं। तो लोक सेवक या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हीं का तो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी का तो हम अध्ययन कर रहे हैं। किसका, स्थायी सरकारी कर्मचारियों का। तो डेफिनेटली जिसमें कार्यपालिका को एक सहयोगी व्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिका निभानी है। मतलब वास्तविक रूप में कार्यपालिका को एक सहयोगी व्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिका निभानी है। तो कार्यपालिका ही विशेषतः मुख्यतया सहयोगी व्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिका निभाती है। मतलब सभी विभागों की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। प्रत्येक विभाग का जो अध्यक्ष होता है वह मंत्री होता है, और वह क्या कहलाता है, राजनीतिक कार्यपालक कहलाता है। तो उसके नेतृत्व में सारा कार्य किया जाता है। और यदि किसी भी संगठन में कहीं पर भी कोई परिवर्तन हो रहा है तो डेफिनेटली पूरे संगठन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही कहलाता है व्यवस्थावादी उपागम। तो चेस्टर बर्नार्ड वास्तविक रूप में प्रशासन को व्यवस्था के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी संगठन क्यों ना हो, उस संगठन के अंतर्गत अंतर संबंधित क्रियाएं होती हैं। सभी क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती है। संगठन के किसी भी अंग या भाग में कोई परिवर्तन आता है तो पूरे संगठन उससे प्रभावित होंगे, या पूरा संगठन उससे प्रभावित होकर ही रहेगा। जैसे शरीर व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी अंग या उपांग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो पूरी व्यवस्था पर, पूरी शरीर व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से वास्तविक रूप में चेस्टर बर्नार्ड का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भी यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो पूरा का पूरा जो संगठन होता है उस संगठन के ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है। या कोई भी संगठन का कोई भी भाग, अंग, उपांग परिवर्तित होता है तो पूरा उसका जो संगठन है वह उससे प्रभावित होता है। यही है व्यवस्थावादी उपागम। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, आप चेस्टर बर्नार्ड का व्यवस्थावादी उपागम ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।